इमोशनल इंटेलिजेंस पे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पे। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आज हम पढ़ेंगे भावनाओं पर नियंत्रण। देखेंगे भावनाओं पर नियंत्रण करने का क्या मतलब है। ठीक है, कल आपने देखा था कि कैसे भावनाओं पर नियंत्रण करने से पहले हमको भावनाओं की समझ होनी चाहिए। जैसे इंटेलिजेंस में माना जाता था आपसे कि आपको आइडियाज की समझ होगी, आप रीजन को समझेंगे। ठीक वैसे इंटेलिजेंस के साथ अगर इमोशन जोड़ दें तो इसका मतलब हो गया भावनाओं के संदर्भ में बुद्धिमत्ता। और भावनाओं के संदर्भ में बुद्धिमत्ता का मतलब है भावनाओं की भूमिका को समझना, भावनाओं की हमारी जिंदगी में महत्व को समझना, हमारे भीतर मौजूद भावनाओं की पहचान करना, पहचान के आधार पर उनका जो हमारी जिंदगी पर प्रभाव या परिणाम है, सकारात्मक या नकारात्मक, उसके आधार पर उनको क्लासीफाई करना। अगर आप ये सब समझते और जानते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप में सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म जागरूकता है अपनी एक एक भावनाओं। जैसे कहते हैं ना कई बार लोग, एक एक नस तुम्हारी जानता हूं, तो जैसे आदमी कहता है एक एक नस तुम्हारी जानता हूं, एक एक नस से वाकिफ हूं, वैसे अगर आप अपनी एक एक भावना से वाकिफ हैं तो फिर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। अब जब एक एक नस से एक एक भावना से आप वाकिफ हो गए तो आपको ये पता चल गया कि कौन भावनाएं हैं जो जिंदगी में नुकसान पहुंचा रही हैं, कौन भावनाएं हैं जिनके होने से फायदा होता है, कौन भावनाएं हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने पर भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए तैयारी ठीक नहीं हो पा रही है। और यूपीएससी के एस्पिरेंट के तौर पर कौन सी भावनाएं दुश्मन भावनाएं हैं, विलेन भावनाएं हैं जो क्लास में हमको ले तो आती हैं, लेकिन क्लास में भी हम दोस्ती बनाते रहते हैं। इसका मतलब हम उन भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि जब यूपीएससी की पढ़ाई करने निकले हैं तो कुछ भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि भावनाएं अगर नियंत्रित नहीं होंगी तो नुकसान पहुंचाएंगी। तो आप जब ये समझ गए कि जिंदगी में कहां कौन सी भावना आपको नुकसान पहुंचा रही है, कहां कौन सी भावना ने आपको फायदा पहुंचाया है, तो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली भावना को कंट्रोल करेंगे, फायदा पहुंचाने वाली भावना को विकसित करेंगे। आज इसी को हम सीखने जा रहे हैं। इसका दूसरा भाग जो था भावनाओं की समझ के बाद, वो था आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल। यह भी खराब बात है कि आपका कोई दोस्त नहीं मनीषा। दोस्त होना इसलिए अच्छा है क्योंकि दोस्तों से आप पढ़ाई लिखाई की बात कर सकते हैं, केवल गुड इवनिंग नहीं, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग के अलावा भी यूपीएससी में दोस्ती का मतलब है सब्जेक्ट पर डिस्कस करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। वो वाला नहीं, फुट इन द डोर वाला दोस्त कि धीरे धीरे जगह बना रहा है और आया यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन पहले आपकी उंगली पकड़ेगा और फिर बात को काफ़ी आगे ले जाएगा। वो वाला नहीं, वो वाला जो यूपीएससी की तैयारी में, यूपीएससी की मदद में, आपको यूपीएससी की तैयारी में आपके बौद्धिक विकास में मदद करेगा, आपके साथ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में सहायता करेगा। तो जरा देखिए, अब आइए जरा इस आत्मनियंत्रण के मायने पर जाते हैं। आत्मनियंत्रण में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो मैं क्लास में अक्सर देता हूं, एक दो बैचेज मैंने एग्जांपल दिया है, उससे आप समझेंगे। देखिए कैसे करते हैं आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण करने से पहले आप क्या जानते हैं, दो तरह की भावनाओं को जान लेते हैं। एक नकारात्मक संवेग, जो किसमें किसमें, खुशी, सफलता, संबंध, इनमें बाधक है। ऐसे संवेग जो आपकी खुशी में बाधक हैं, ऐसे संवेग जो आपकी सफलता में बाधक हैं, ऐसे संवेग जो आपके संबंधों में बाधक हैं, वो नकारात्मक हैं। और वो संवेग जो उल्टा कर दो, सफलता, खुशी और संबंध में सहायक हो, सकारात्मक संवेग। इन्हीं संवेगों को किसको कितना यूज करें। डेनियल गोलमैन ने अपनी किताब के पहले पेज पर, पहले चैप्टर में पहले पेज पर एक कोटेशन लिखा है एरिस्टोटल का। किसने पढ़ा है, क्या कोटेशन है, कोई बताएगा? पहले पेज पर एक कोटेशन लिखा है डेनियल गोलमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में, कोई बताएगा? क्रोधित होना बहुत आसान है, क्रोधित होना बहुत आसान है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ, सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से क्रोधित होना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी इजी टू बिकम एंग्री, बट टू यूज एंगर in right degree, in right proportion, with right person at right time is very difficult. गुस्सा हम सबको आता है, लेकिन गुस्सा कितना करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सबको नहीं आता। कुछ लोगों में जैसे कहते हैं कि आपकी गाड़ी में से टॉप गियर है, कुछ लोगों की जिंदगी में वैसे संवेगों को लेकर टॉप गियर होता है। गुस्सा आया फट पड़े, कम ज्यादा नहीं है, मॉड्यूलेशन नहीं है, एक ही मात्रा ही है। कुछ लोग गुस्सा आया, गुस्सा अंदर तो आया ही, वाणी से भी वैसे निकलने लगा। कुछ लोग उससे भी आगे, गुस्सा आया सीधे हाथापाई पे आमादा हो गए। आपको पता नहीं कि कितना गुस्सा करना है, कैसे करना है। अब आप अपने बच्चे से गुस्सा करेंगे, अलग तरीके से करेंगे,
अपने एम्प्लॉय से करेंगे अलग तरीके से करेंगे, अपने स्टूडेंट से करेंगे अलग तरीके से करेंगे। आपको पहचान होनी चाहिए कि किस इंसान से कैसे गुस्सा करना है, फिर कितना गुस्सा करना है, कब करना है कब नहीं करना है। यह बड़ा मुश्किल काम है। तो आपको गुस्से में कई गियर चाहिए। जैसे गाड़ी में होता है ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, आजकल तो 8-8 गियर वाली गाड़ियां आती हैं। तो आपको जिंदगी में इसी तरीके से इमोशंस के गियर चाहिए। जैसे एक कुक खाना बनाते समय मसालों को ना सिर्फ पहचानता है, बल्कि किस सब्जी में कितना मसाला, कब, कैसे डालना है ये जानता है। ये सब्जी अमुक है, इसमें ये जो मंगरेल है, मेथी है, हर है, काला पत्थर फूल है, स्टार है, नटमेग है, जीरा है, अजवाइन है, कौन सा मसाला किस सब्जी में पड़ेगा, कितना पड़ेगा, किसके बाद पड़ेगा, प्याज पहले पड़ेगी, मसाला पहले पड़ेगा, लहसुन पहले पड़ेगा, मसाला पहले पड़ेगा, भुना जाएगा कि नहीं भुना जाएगा, पानी के साथ भुना जाएगा, बिना पानी, सब कुछ पता होता है जैसे एक अच्छे कुक को। वैसे इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी को एक अच्छे कुक की तरह, जैसे एक अच्छा कुक सारे मसालों की मात्रा में एक्सपर्ट होता है, संजीव कपूर की तरह। कौन सा मसाला कितना डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, कितना उसको भूनना है, सब परफेक्ट तरीके से दिमाग में होता है। वैसे आपकी लाइफ में अगर आपको पता है कि इमोशंस की सब्जी कैसे बनाओगे, इमोशंस की डिश कैसे बनाओगे, बिना इमोशन की डिश की जिंदगी अच्छी नहीं चलेगी, तब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। और उसके दूसरे घटक के बारे में आपको समझ है। कौन सा दूसरा घटक? इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, भावनाओं का नियंत्रण। अब मैं इसी बात को तुमको एक उदाहरण से समझाने जा रहा हूं। एक उदाहरण समझाने जा रहा हूं कि कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो अपने सारे भावनाओं की कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड से परिचित होता है। एक एक भावना ने क्या क्या उसकी जिंदगी में किया है सब जानता है। क्या करता है वो? एनालिसिस ऑफ इमोशंस। इसलिए वो कभी भी किसी इमोशन का इस्तेमाल इमोशन से नहीं करता, इमोशन का इस्तेमाल बुद्धिमत्ता से करता है इमोशन, लेकिन यूज करता है बुद्धिमानी से, क्योंकि हर इमोशन का उसने क्या कर रखा है? एनालिसिस, विश्लेषण। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद इस बात को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबको गुस्सा आता है क्या? एक सिनेमा था, देखा क्या? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भारतीय सिनेमा में गुस्से से सुपरस्टार बन गया। उसको कहते हैं एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन। उसने सिनेमा में गुस्से का एक आइडिया 80s के दशक में, 80 के दशक में गुस्से का, जो व्यवस्था से गुस्से में है, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से में है, अन्याय के खिलाफ गुस्से में है, अलग अलग सिनेमा में आता है और अलग अलग जगह गुस्सा दिखाता है। उसका नाम ही पड़ गया एंग्री यंग मैन। चलिए खैर, अब जरा उदाहरण समझिए मेरा। मान लीजिए इसको ऐसे समझिए। अरे गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, पहले समझो तो, सुनो तो, देखो कैसे कंट्रोल होता है। गुस्सा इतनी आसानी से कंट्रोल होता है। गुस्सा कंट्रोल करने का पूरा साइंस है, समझाता हूं। देखो, मान लो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं 2 बार अपने आप को, एक बार इमोशनली इंटेलिजेंट बनाऊंगा, एक बार नहीं बनाऊंगा। एक उदाहरण लेने जा रहा हूं जिसमें समझना होगा आपको कि आत्मनियंत्रण कैसे होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी कैसे करता है। तो हम लेने जा रहे हैं एक उदाहरण, जिस उदाहरण में 2 केस हैं। एक है केस 1 जिसमें आत्मनियंत्रण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आदमी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। केस 2 में आत्मनियंत्रण है। आपको केस 1 केस 2 की कहानी पर नहीं, आत्मनियंत्रण हुआ कैसे इस पर जोर लगाना है। उससे आप समझ पाएंगे कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो इसी बात से अपने आप को नियंत्रित करता है, अपने संवेगों को, खासतौर पर नकारात्मक संवेगों को नियंत्रित करता है। केस 1 में मान लीजिए मैं एथिक्स का टीचर हूं और सपोज कीजिए कि मेरी वाइफ होम मेकर हो। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है क्लास में। होम मेकर हो, वाइफ होम मेकर, पति कोचिंग पढ़ा रहा है। अच्छा, होम मेकर वाइफ बहुत टैलेंटेड रही हो, पति और पत्नी में जो विवाह हुआ हो, प्रेम विवाह हुआ हो, पत्नी बहुत टैलेंटेड रही हो, लेकिन उसने पति के लिए अपने कैरियर से समझौता किया, घर गृहस्थी संभाली और घर के दायित्वों तक अपने आप को सीमित कर लिया। और जब लव मैरिज किया तो कई ऑप्शन थे, कई लड़के आगे पीछे भाग रहे थे। एक आध तो उसमें से ऐसा है जिसने आज तक विवाह नहीं किया, क्योंकि उसने उस कोचिंग पढ़ाने वाले एथिक्स के टीचर को चुन लिया। तब वो कोचिंग नहीं पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी पढ़ाता था, एथिक्स के टीचर को चुन लिया। तो एक आध इतने ज्यादा उसके प्रेम में, सही प्रेम में, सत्य प्रेम में, यथार्थ प्रेम में थे कि उन्होंने विवाह नहीं किया। आज तक उनकी उम्मीद जिंदा है। ऐसी लड़की उसने विवाह करने के बाद घर संभाली। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बहुत लगेगा, पूरी क्लास में लगेगा। तुम्हारा मन कहां लगेगा, कहां नहीं, मुझे पता है। खैर, और विवाह से पहले
जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो दोनों खूब सिनेमा देखने जाते थे, अलग अलग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, घूमते थे, अलग अलग चिल करते थे, हैंग आउट करते थे, बड़ा फन था जिंदगी में। यही सैंपल देख के उस लड़की ने शादी कर ली। सैंपल के बाद प्रोडक्ट दूसरा निकला। क्या प्रोडक्ट निकला? सैंपल के बाद प्रोडक्ट ये निकला कि जब विवाह हो गया और लड़की ने घर गृहस्थी संभाल ली, लड़का कोचिंग पढ़ाने में लग गया, और लड़का केस 1 में जो एथिक्स का टीचर है, केस 1 में इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, तो देखना कैसे आत्मनियंत्रण नहीं होगा। उसको गुस्सा बहुत आता है, जैसे क्लास में किसी को सुबह जगाने पे आ जाता है, किसी को अपने आप से आ जाता है, वैसे टीचर को भी बहुत गुस्सा आता है। ये रात में 9 बजे क्लास लेके, 7 से 9 आखिरी क्लास लेके 10 सवा 10 बजे घर पहुंचता है। और घर पहुंचने पर जो पत्नी है, जिसने घर गृहस्थी के लिए अपने आप को घर में कैद कर लिया है, कैरियर में बहुत ग्रोथ नहीं की, वो इंतजार करती बैठी रहती। घर पहुंचने पर मान लीजिए पत्नी ने कहा कि पूरे दिन घर में पकती रहती, तुम्हारा इंतजार करते क्योंकि जिंदगी में कुछ और बचा नहीं, क्या सिनेमा देखने चले क्या? एथिक्स का टीचर ये इमोशनल इंटेलिजेंट है नहीं, इसने कभी पहचाना नहीं कि किस इमोशन का कहां इस्तेमाल करना है, किस इमोशन से रिश्ते नाते मजबूत होंगे, किस इमोशन से रिश्ते नाते कमजोर होंगे। इसने, इस टीचर ने कभी एनालिसिस नहीं की, और एनालिसिस ना करने पर इसने कभी पता नहीं किया जब कि कौन सा दुश्मन इमोशन इसके अंदर है, कौन सा दोस्त इमोशन है, तो इसने कोई अपने अलग अलग इमोशंस को, जो दुश्मन इमोशन को कंट्रोल करने का कोई प्लान नहीं बनाया, कभी एनालिसिस नहीं की। पत्नी ने जैसे कहा कि सिनेमा देखने चले, नहीं, टीचर ने कहा फट पड़ा, कहा कि रात में 7 से 9 कोचिंग पढ़ा के 10 बजे 3 बैच पढ़ाने के बाद घर आता हूं, तुमको सिनेमा देखने की पड़ी, ले लो सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स और बाकी सारे जितने ऐप आते हैं, देखा करो सिनेमा, ही तो चली जाया करो सिनेमा देखने आगे अकेले। मैं रात में आके 10 बजे सिनेमा देखने जाऊंगा, अरे भाई मुझे आराम करना है, कल फिर पढ़ाने जाना है। तुम्हारे अंदर तो कोई संवेदनशीलता ही नहीं। बड़ा बुरा लगा उसको कि कह तो मैं भी बना सकती थी, मैं घर गृहस्थी में खप रही हूँ, और ये वही आदमी है जो उसके पहले मेरे पीछे पीछे भागता था, सिनेमा दिखाने ले जाता था। आज मैंने सिनेमा के लिए कहा तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा खराब सा है। एक सप्ताह पत्नी ने कुछ हिम्मत नहीं की, एक सप्ताह बाद फिर उसने प्रपोज किया कि कहीं लंच करने या डिनर करने चले, आज तो सैटरडे है या संडे है, आज तो कहीं बाहर चलते हैं। कितने दिन से हम बाहर नहीं गए। फिर ये टीचर जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है और जिसको ये आइडिया नहीं है कि वो पत्नी जिसकी जिंदगी एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रही, पति के इर्द गिर्द, उसने अपना पूरा सोशल लाइफ छोड़ दिया, कैरियर छोड़ दिया, उसकी एक्सपेक्टेशन स्वाभाविक है ये, लेकिन जब आपको भावनाओं की समझ नहीं है तो आपने फिर ऐसे रिस्पॉन्ड किया। कितनी चटोरी हो तुम। जब तुमको इतना ही खाने का शौक है तो मंगवा लो खाना बाहर से, कहीं से खा लेना, मैं नहीं जाऊंगा, एक दिन छुट्टी का मिला, घर पे आराम करूं। जब जब पत्नी ने कुछ कहा, पति ने इस तरीके से रिएक्ट किया। 6-8 महीने में पत्नी ने सोचना शुरू किया कि कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने, इतने लड़के मुझे प्रपोज कर रहे थे, इस आदमी से शादी की तो बिल्कुल अलग किस्म का इंसान निकला, शादी के बाद बिल्कुल बदल गया। खाना खाने के लिए कहा तो मुझे चटोरी कह दिया, सिनेमा देखने के लिए कहा तो कहा नेटफ्लिक्स और तमाम जो ऐप हैं, जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम ले लो, इससे देखो। कहा कि रात में थोड़ा वॉक करने के लिए चला करो, डांट दिया। उसने सोचना शुरू किया कि गलती हुई शायद। इधर एथिक्स का टीचर एथिक्स पढ़ाने में लगा हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा है। उधर जो दूसरा वाला लड़का था जो अभी विवाह नहीं किया, हर साल की तरह अक्सर कहता रहता है कि मैं तुमको दोस्त मानता हूं, कोई बात नहीं, हमारी शादी नहीं हुई, दोस्ती तो है, यहां खाना खाने चलोगी क्या, ये सिनेमा देखने चलोगी क्या। अभी तक ये पत्नी मना कर देती, उसको लगता था कि ये पीछे पड़ा है, मेरी शादी होगी फिर भी मूव ऑन नहीं कर रहा है। उसको लगने लगा कि एक ये है शादी नहीं की फिर भी इतना ध्यान रखता है, रोज डे पे पीला फूल भेजता है, टेडी डे पे टेडी भेजता है, चॉकलेट डे पे चॉकलेट भेजता है, वैलेंटाइन डे पे भी गिफ्ट भेजता है, कहता है दोस्ती के नाम। पिछले 8-10 साल से लगा हुआ है। एक दिन इस पत्नी को लगा ठीक है, क्या बुराई है, अब एक आदमी जो केयर कर रहा है उसके साथ जाने को, खाना खाने जाने लगी। इधर एथिक्स वाला टीचर एथिक्स पढ़ा रहा है, उधर उसने पहले लंच से शुरू किया, डिनर पे गई, फिर सिनेमा देखने गई, और एक दिन उसको लगा कि आदमी तो ये ठीक था, शादी मैंने उससे कर ली, गलती हो गई। एक दिन टीचर एथिक्स पढ़ा के लौटा घर तो वहां लंबी चिट्ठी मिली वैलेंटाइन डे के दिन, कि हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, तुम्हारे से हमारे दोस्त, और जो मेरा दोस्त था वो हमारा बॉयफ्रेंड, काम खत्म। इधर एथिक्स का टीचर एथिक्स पढ़ाता रह गया, उधर घर से सारा मामला साफ। नुकसान कर बैठा अपना। कैसे नुकसान किया? नुकसान किया क्योंकि इसको आइडिया नहीं, कहां गुस्सा दिखाना है, कब दिखाना है, कब गुस्सा आने के बाद भी उसका प्रयोग नहीं करना क्योंकि वहां गुस्से की जरूरत नहीं। अब जरा देखिए केस 2 में इसी टीचर को इमोशनली इंटेलिजेंट बना दीजिए। केस 2 में आइए, केस 2 में आइए, इस बार ये इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुका है। अब इमोशनली इंटेलिजेंट होने में क्या जानता है ये, मेरी जिंदगी में कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनको किस इमोशन से मैं अपने साथ और प्रगाढ़ संबंध में रख सकता हूं, समझता है। समझता है कि बिना दोस्ती के, बिना प्रेम के, बिना रिश्ते नातों की जिंदगी बड़ी बदरंग है। अब ये टीचर 9 बजे एथिक्स की कोचिंग पढ़ा के निकला, घर पहुंचा 10 बजे। इस बार इसकी पत्नी ने कहा कि रात में तुम देर से आते हो, मैं सुबह से शाम तक तुम्हारा इंतजार करती हूं, घूमने चले क्या, रात में वॉक पे चले क्या, कभी हमारी बात ही नहीं हो पाती।
अंदर से बड़ा गुस्सा आया इसको, कितना थक के आराम पढ़ा के अभी वॉक पे ले जाना चाहती है। लेकिन चूंकि इमोशनली इंटेलिजेंट है तो क्या करता है, कोई भी इमोशन तुरंत प्रकट नहीं करता। इसने आदत बनाई एनालिसिस की कि मुझे कोई इमोशन यूज करने से पहले सोचना पड़ेगा। जैसे कुक मसाला यूज करने से पहले देखता है चिकन कितना है, मटन कितना है, भिंडी कितनी है, कितना मसाला इसमें जाएगा। वैसे ही इस पति ने, इथिक्स के टीचर ने तुरंत रिस्पॉन्स नहीं दिया इस बार कि फट पड़ा हो और कहा हो घूमने तुम चले जाओ मैं थक के आया हूं। अंदर तो भाव यही आ रहा था, गुस्सा बहुत आ रहा था। थोड़ी देर इसने एनालिसिस की कि अगर मैं गुस्सा प्रकट करूंगा तो क्या ठीक होगा, क्या हमारे संबंध को ये बनाए रखेगा, और अगर मेरा संबंध कमजोर हुआ तो कितना नुकसान हो सकता है। एनालिसिस हुई। 2-3 मिनट के पॉज के बाद जहां दिमाग में सारा गुणागणित हुआ, उसके बाद इथिक्स के टीचर ने जवाब दिया कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुमको पता है कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, बहुत अच्छा सजेशन है तुम्हारा, वाकई तुम सही कह रही हो, हमारी बातचीत बहुत कम हो पाती है, मैं तो वहां उलझा रहता हूं पल्लवी, आकाश और आकृति, प्रिया और फौजिया और निधि और मोहम्मद निसार में, तुमसे तो बात ही नहीं हो पा रही। बिल्कुल सही सजेशन है, हम लोग रोज टहलने जाएंगे। और ये रिस्पॉन्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी पत्नी अकेली रहती है, उसकी इमोशनल डिमांड मुझसे क्या है, गुस्सा करूंगा तो कैसे क्या नुकसान होगा, समझा और इमोशनल रिस्पॉन्स दिया। गुस्से को क्या किया, दबा दिया। दूसरी बात पत्नी ने कहा कहीं खाना खाने चले क्या, एक थाई रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा है, जैपनीज रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा है। फिर से मुझे बाहर खाना खाने जाने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा कि पत्नी के लिए मेरा साथ और मेरे साथ बिताने वाले वक्त का महत्व, पत्नी की मेरी जिंदगी में भूमिका, सब मैंने एनालाइज किया और समझा कि हाँ बिल्कुल मुझे भले बुरा लग रहा हो, लेकिन ये इमोशन नहीं है, ये एनिमी इमोशन है, मेरा दुश्मन इमोशन है। अगर मैं इसको प्रकट करूंगा तो मेरे संबंध को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने कहा सही कह रही हो, हम लोग शादी से पहले कितना बाहर जाते थे खाना खाने, तो लगता है जैसे मैं कोचिंग पढ़ाने में परेशान हो गया हूं, इसी में जिंदगी मेरी कट रही है। ये ठीक नहीं, कोचिंग हमारे लिए सब जरिया है, जिंदगी थोड़े है। चलो मैं सैटरडे की क्लास में जल्दी छोड़ूंगा और आज से हर सैटरडे को हम लोग खाना खाने जाएंगे, तुम रेस्टोरेंट तलाश के रखना। पत्नी ने कहा सिनेमा देखने चले क्या, मैंने कहा सैटरडे को खाना खाने भी जाएंगे, उसी में सिनेमा देखेंगे, रात वाला शो देखेंगे क्योंकि अगले दिन संडे होगा और कुछ वक्त हम बिता पाएंगे। पत्नी जो कह रही है मैं उसको ये समझ के एनालिसिस करके मान रहा हूं कि पत्नी की जिंदगी में भूमिका क्या है, उसने क्या सैक्रिफाइस और त्याग किया है, उसके सामने मेरे ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस कितने छोटे हैं, कौन सा इमोशन मैं अगर प्रकट करूंगा उससे मेरा स्तर कमजोर होगा, किस तरह के इमोशंस को मुझे यहां यूज करना चाहिए। इसको समझते हुए 3 बार मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि हर बार मैं गुस्से पे उपयोगितावादी तर्क लगा रहा हूं। क्या लाभ है मेरा, महत्तम किसमें, हम सबका लाभ किसमें। इधर वो दोस्त वैलेंटाइन डे पे पीला फूल भेजे जा रहा है, लेकिन मैं जगह ही नहीं छोड़ रहा हूं, कोई स्पेस ही नहीं छोड़ रहा हूं। अगले 20 सालों पीला फूल भेजता रहेगा, कहीं दाल गलने वाली नहीं, मेरा घर का फ्रंट एकदम सिक्योर है। इसलिए आप आराम से बाहर कोचिंग पढ़ाइए। दूसरी बार जो इथिक्स का टीचर है ये इमोशनली इंटेलिजेंट है, ये एक एक इमोशन को इस्तेमाल करने से पहले उसका इंपैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उससे होने वाले लाभ और हानि, उसके बारे में विचार, उसके सारे आयाम, ये सब समझता है और ये समझने के बाद तभी वो रेस्पॉन्ड करता है। तो इमोशनल रेगुलेशन का या सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब हुआ कि जब आप ये जान जाते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारे संबंध इमोशन से मजबूत होते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्या समझ जाते हैं, 250 नंबर की इथिक्स से हमारी जिंदगी में तय होगा कि हम आईएएस बनेंगे कि नहीं, 250 नंबर के निबंध से तय होगा कि हम आईएएस बनेंगे कि नहीं, इकोनॉमी जो 80 नंबर का आएगा उससे तय होगा कि हम आईएएस बनेंगे कि नहीं, ज्योग्राफी जो आएगा तो आप क्या करते हैं, ज्योग्राफी की पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं। आपको इकोनॉमी अच्छा ना लगे तब भी इकोनॉमी पढ़ते हैं, इथिक्स अच्छा ना लगे तब भी पढ़ते हैं। आपके अंदर भाव आता है कि इथिक्स की क्लास मजा नहीं आ रहा है, फिर भी आप क्या करते हैं, अपने उस मजा ना आने वाले एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं और इथिक्स की क्लास लेते हैं, इकोनॉमी की क्लास लेते हैं, मजा आए चाहे ना आए। आप यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं कि ये तैयारी जरूरी है, इससे हमारी जिंदगी बेहतर होगी। ठीक वैसे इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी भी हर एक इमोशन की ज्योग्राफी की तरह, इकोनॉमी की तरह, इथिक्स की तरह प्लानिंग करता है। ये क्रोध ज्योग्राफी की तरह है क्या, इथिक्स की तरह है क्या, इसकी अगर हमारे सिलेबस में भूमिका जितनी उतना ही हम पढ़ रहे हैं क्या, उस पर उतना ही निवेश किया है क्या। तो इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी के पास अपनी पूरी जिंदगी के लक्ष्य, पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट और मैप होता है। पहले पहचानता है कि मेरी खुशी किस बात से जुड़ी हुई है, मेरे संबंध कैसे मजबूत होंगे, मुझे सफलता कैसे मिलेगी, और ये समझने के बाद जब वो क्लासिफाई कर लेता है कि भले मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस बात को, इस संवेग को मैं यूज करूंगा तो मेरी खुशी घट जाएगी जिंदगी में, मेरे संबंध कमजोर हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, ऑफिस में लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो सफलता मेरी संभव नहीं रह जाएगी। तो आदमी ऐसे इमोशंस के लिए फिर थॉटफुली प्लान करता है कि गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, पहचान लिया उसने, गुस्सा मुझे बहुत आता है, लेकिन गुस्सा मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या करता है, एक योजना बनाता है कि आगे से जब जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं प्लान करता हूं कि मैं 4 मिनट 3 मिनट घड़ी देख के रिस्पॉन्स दूंगा ही नहीं। आदत डालना शुरू करता है कि गुस्से में जब मैं रिस्पॉन्स करता हूं या करती हूं तो रिस्पॉन्स गलत हो जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। गुस्सा आया, उसी समय बोल दिया, एक बार क्रोध का बाण निकल गया, तीर निकल गया, अगले आदमी के दिल में लग गया, अब वापस नहीं ले पाओगे। इसे कहते ना
तोल मोल के बोल। तो इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा? स्ट्रैटेजी बनाएगा कि गुस्से को तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन गुस्से का नुकसान तब होगा जब गुस्सा वाणी के द्वारा या शारीरिक गतिविधि के द्वारा वहां तक पहुंचेगा अगले आदमी तक। तो इसे मान लो मुझे गुस्सा आया, अब मैंने नियम बना लिया, जब मुझे गुस्सा आएगा मैं वहां से चला जाऊंगा, मैं वहां से उठ के चली जाऊंगी, कह दूंगी आती हूँ बात करती हूँ, आता हूँ बात करता हूँ। बाहर जाकर मैंने सोचा कि ये 3 रिस्पॉन्स मेरे पास है, इसको गुस्सा कर दूं मैं अभी, ये बोल दूं क्या होगा, गुस्सा ना करूं क्या होगा, गुस्से को इस तरीके से करूं क्या होगा। और मैंने सब रिस्पॉन्सेस को सोचा थोड़े दिमाग लगा के। जब मुझे पता चला कि गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अगर ये रिस्पॉन्स मैंने दे दिया इस समय, हासिल कुछ नहीं होगा, संबंध कमजोर होगा, नुकसान तो हो चुका है, तो मैंने वहीं से तय किया कि मुस्कुराते हुए लौटूंगा। जैसे अगर आपने मुन्ना भाई सिनेमा देखा है, संजय दत्त वाला, बोमन ईरानी वाला, उसमें जो डीन था आईजी अस्थाना मुन्ना भाई में, उसको जब गुस्सा आता था खूब जोर जोर से हंसने लगता था, उसे कंट्रोल करने के लिए हंसने लगता था, स्ट्रैटेजी थी। वैसे आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई? रेस्पॉन्स को डिले करूंगा, आज से कभी किसी इमोशन के बाद तुरंत रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा। 4-5 मिनट आप घूमे इधर उधर, 5 मिनट में जब आपका दिमाग ठंडा हो गया, तब आपने सोच विचार के लौट के कहा कि देखो तुम ठीक कह रही हो, इस बात को चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अब जो आपने रिस्पॉन्स दिया वो रिस्पॉन्स आपका ओरिजिनल संवेग वाला नहीं है। जब बार बार आप ऐसे करने लगते हैं तो कुछ दिनों में हर इमोशन का प्रयोग करने से पहले सोचने की आदत पड़ जाती है, बोलने से पहले सोचने की आदत पड़ जाती है। इसे क्या कर लेते हैं आप? उन इमोशंस को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा, मान लीजिए कोई इमोशन है जो अच्छा इमोशन है, हीरे की तरह है, सोने की तरह है, और आप उस इमोशन को छुपा के बैठे हैं। जैसे क्रोध तो मालूम बुरा है, प्रेम तो अच्छा है। आप किसी से प्रेम करते हैं, जता ही नहीं पाते। गाना है ना, जताना ही नहीं आता। प्रेम करते हैं, जताना नहीं आता। आपकी गर्लफ्रेंड है, कंफ्यूज रहती कि आदमी प्यार भी करता है कि नहीं। टेडी डे आया निकल गया, रोज डे आया निकल गया, चॉकलेट डे आया निकल गया, वैलेंटाइन डे आया निकल गया, आप कुछ बोलिए, मन ही मन प्यार कर रहे हैं। मन ही मन प्यार करते रहोगे तो मन ही मन वो समझ लेगी, या वो समझ लेगा कि शायद उसको कोई प्यार नहीं है, दूसरा ऑप्शन तलाशने लगेगा, तलाशने लगेगी। प्रेम अगर आप करते हैं, आप किसी की केयर करते हैं, तो जताना पड़ेगा। जैसे मुन्ना में ही, मुन्ना भाई में वो जादू की झप्पी देता है, किसी के पास जाता गले लगा लेता है। अपने घर जाइए, अपने माँ बाप को कोई गिफ्ट छोटा सा खरीद के दे दीजिए, देखिए कितने खुश होंगे वो, क्योंकि आपने इमोशन जताया। ठीक है, आप प्यार करते हो अपने माँ बाप को, उनको पता नहीं चलता तुम प्यार करते हो। गिफ्ट लेके गए और माँ को गले लगा दिया, कभी कह दिया कि माँ तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही होती तो क्या होता मेरी जिंदगी। पिता को कभी नहीं कर पाए तो चिट्ठी लिख दी छोटी सी, बहुत प्यार करता हूं आपसे। प्यार मतलब यही नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। पिता ने चिट्ठी पढ़ी, भावुक हो गए कि मेरा बेटा कितना सोचता है। कहा कि आप, मुझे पता है कि आपने कितनी तकलीफ से मुझे पढ़ाया है। आपकी बॉन्डिंग मजबूत होती जाएगी। तो कुछ इमोशंस ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करना पड़ता है। मन में दबा के बैठे रहोगे, अगला आदमी कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है, उसके साथ बूझो तो जाने खेल रहे हो कि प्यार करते हैं या नहीं करते, बूझो तो जाने, बात ऐसे नहीं बनेगी। तो आप जिन इमोशंस को समझते हैं कि फायदेमंद इमोशन है, उनको समय समय पे खाद पानी देकर मजबूत करना पड़ेगा, संप्रेषित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बॉयफ्रेंड को बोलना पड़ेगा, कुछ इलू पिलू बोलना पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी। मां को बताना पड़ेगा, भाई को बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, सहेली को जताना पड़ेगा। आप अपने आसपास के लोगों को जो जो खास तरह के इमोशन से आपसे और भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, उनके साथ जो इमोशन कारगर हैं उनका बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो भी आपकी आदत में शुमार हो जाए। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो ये वाला पक्ष है, ये पक्ष कहलाता है रेगुलेशन। रेगुलेशन में दोनों बातें हैं, सेल्फ कंट्रोल में दोनों बातें हैं। एक वो इमोशन जो नुकसान पहुंचाने वाले, वो तो प्राइमरली है ही, उनको तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन दूसरे इमोशंस को नर्चर भी करना है। ठीक है, तो पहला भाग था कि इमोशंस को समझो, अपनी पर्सनालिटी के इमोशन को पहचानो। और इमोशंस को पहचानने के बाद ये जब समझ लोगे कि तुम्हारी जिंदगी में सक्सेस में, खुशी में, रिश्तों को मजबूत करने में इमोशंस का रोल है, तो ये पहचानने के बाद फिर एप्रोप्रिएट तरीके से इमोशंस का यूज करना सीखो। दिस इज अ काइंड ऑफ स्किल वेयर वी लर्न हाउ टू यूज इमोशंस इन मोर इफेक्टिव मैनर। कैसे इमोशन को हम ज्यादा इफेक्टिव मैनर में यूज करें। ठीक है, तो ये बात हो गई इमोशनल इंटेलिजेंस के आत्मनियंत्रण या सेल्फ रेगुलेशन। तो पहला था सेल्फ अवेयरनेस, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का मतलब अपने व्यक्तित्व के बारे में, पूरे इमोशंस के जो आपके भीतर मौजूद खानदान हैं, उन सबकी मात्रा, उनकी डिग्री, उनके प्रभाव, उनकी भूमिका को जानो। और दूसरा, उनके प्रभाव और उनकी भूमिका को जानने के बाद क्लासिफाई करो कि किसकी भूमिका अच्छी है, किसकी खराब है, और उसी भूमिका के आधार पर यह तय करो कि खराब इमोशंस को कैसे नियंत्रित करोगे। एक तरीका मैंने तुमको बताया जिसको कहते हैं डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। इमोशंस के जो प्रभाव परिणाम है उनको थोड़ा डिले करके प्रदर्शित करो, कम्युनिकेट करो, प्रकट करो। जैसे क्रोध आया तो क्रोध के प्रदर्शन में थोड़ा टाइम लो,
उस बीच में सोचो कितना क्रोध कैसे करना है, हर ग्रेटिफिकेशन को डिले करो। ठीक है, अच्छा चलिए अब तीसरे भाग पर आइए। गोलमैन की किताब में बाद में एक अपेंडिक्स दिया हुआ है। उस अपेंडिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या क्या स्किल जनरेट होते हैं, एक करिकुलम है कंप्लीट, उसको 10-12 पेज का टोटल अपेंडिक्स है, परिशिष्ट जिसको कहते हैं हिंदी में। तो वो पढ़ो, उससे भी कुछ आइडिया मिलेगा। तनिष्क कह रहे हैं जब गुस्सा आता है तो भूल हो जाती है। तनिष्क इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी गुस्सा आने पे जैसे आप क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन के लिए जो एनडीआरएफ बनाते हैं, आपदा आने के समय बनाते हैं एनडीआरएफ के पहले बना लेते हैं? आपदा प्रबंधन का आइडिया क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट का आइडिया क्या है? डिजास्टर आने के बाद मैनेज करोगे, डिजास्टर आने से पहले मैनेजमेंट की तैयारी करोगे। तुम डिजास्टर आने के बाद नाव खरीदोगे, डिजास्टर आने के बाद भर्ती करोगे तो डिजास्टर रुकेगा? क्या आइडिया डिजास्टर मैनेजमेंट का? हर तरह के डिजास्टर की पहले से समझ के आधार पर प्लानिंग। वैसे कुछ इमोशंस हमारी लाइफ में भूकंप ले आते हैं, ज्वालामुखी है ये, बाढ़ है ये, इनको आपदा की तरह लो। जैसे आपदा की पहले प्लानिंग की जाती है, वैसे ही जब तुमको गुस्सा आता है, तुमको पता है गुस्से के समय तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो गुस्से आने से पहले उसकी कंप्लीट प्लानिंग करनी होगी। सोचना होगा तुमको, रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे इस बार गुस्सा आया तो मैं ये नहीं करूंगा, मुझे इस बार गुस्सा आया तो ये नहीं करूंगा। जैसे तुम एग्जाम के लिए रटते हो किसी विषय को और जब बार बार पढ़ते हो तो याद हो जाता है, मल्टीपल रिवीजन से सब्जेक्ट याद हो जाता है। वैसे मल्टीपल रिवीजन करते हैं, ये इमोशन नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करते हैं और उसके लाभ हानि को सोचते हैं कि वाला जब मैंने गुस्सा किया तो उसका ये नुकसान हुआ था। जब आप उसकी एनालिसिस करके कॉज और इफेक्ट, उसके परिणाम वगैरह पर सोचते हैं, पहले वो क्या नुकसान कर चुका है ये सोचते हैं। जब आप गुस्से में नहीं होते तब उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, तभी गुस्सा आने पर आप उसके बारे में कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की और गुस्सा आ गया तो आपके पास कोई प्लान ना होने पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रिकेट मैच खेलने से पहले टीमें आजकल पहले प्लानिंग करती है कि ये सिनारियो हुआ, 10 ओवर के भीतर हमारे 3 विकेट गिर गए तो ये करेंगे, नहीं गिरा तो ये करेंगे, 10 ओवर तक हमारे इतने रन बन गए तो इतना टारगेट ले जाएंगे, इतने रन नहीं बने तो इतना टारगेट सेट करेंगे। प्लानिंग आजकल दुनिया में हर चीज की प्लानिंग है, इमोशंस की भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सब चीज की प्लानिंग है। बिना प्लान तरीके से आप काम करेंगे तो आप चीजों को जुए की तरह खेल रहे हैं, लॉटरी की तरह कर रहे हैं। जिंदगी हमारी लॉटरी की तरह नहीं चल सकती। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस ना अलाउज यू टू प्लान योर इमोशंस फॉर योर ओन बेनिफिट। ये तुमको ये समझदारी देता है कि तुम इमोशंस को अपने तरीके से अपनाओ। अब देखो इतनी सीरियस बात को अगर तुम इसको मजाक करोगे कि रटंत्र विद्या है तो फिर तो उसने क्लास की सीरियसनेस को खत्म कर दिया। मैं कैसे पढ़ाता हूं, तुम्हारा काम टीचर के साथ इस तरह की बातचीत करना नहीं होता। तुम अगर सवाल का वाकई जवाब जानना चाहते हो जो तुमने लिखा तो पहले तो तुमको समझना पड़ेगा क्लास कोई कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं है। मेरे उदाहरणों से मत कैरी अवे हो जाया करो कि मैं उदाहरण जो दे रहा हूं उसका मकसद मजाक करना है तुम्हारे साथ। उसका मकसद होता है किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हारे दिमाग के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एग्जाम्पल गढ़ना। और अगर तुम उसको समझ गए तो उसको समझने के बाद अगर तुम उस पर नॉन सीरियस होके हंसने की इमोजी भेजोगे, टीचर क्या करेगा? अगली बार तुमको इग्नोर कर देगा। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, तुम्हारे सवाल का जवाब दूं चाहे ना दूं। तो तुमने पूछा गुस्सा आता है कंट्रोल कैसे करें, मुझे लगता है कि बात इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसका बताया तरीका, डिजास्टर के एग्जांपल समझाया कि प्लानिंग करनी पड़ती है, एनालिसिस करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, उसके प्रॉस कॉन्स समझने पड़ते हैं। और फिर आप जब ये सोच समझ के करते हैं तो संभावना होती है कि अगली बार गुस्सा आता है तो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। सो कांस्टेंट रिमाइंडर इज नॉट रटन विद्या। वो एग्जाम के एग्जांपल से समझाने का तरीका है। एग्जांपल में भी आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं, याद करते हैं चीजों को। हमको कई बार अपने आप को याद दिलाना होता है क्या करना क्या नहीं करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मन की बात नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सोचना कि मन की बात कर रहा हूं। मन की बात सुनना है तो फिर एक चैनल आता है उस पर जाना। कांस्टेंट रिमाइंडर, मल्टीपल रिवीजंस। जिस बात को तुम मानते हो कि गलत है, हमको अपने आप को बोल बोल के ना कहना पड़ता है कि गलत है, इसको नहीं करना, अगली बार सोचना है। इसको गोलमैन क्या कहता है, मैंने तुमको सरल भाषा में कह दिया, टेक्निकल भाषा में कहता है तो इसको गोलमैन कहता है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक वो कहता है जो लोग सेल्फ टॉक नहीं करते वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। सेल्फ टॉक मतलब होता है एक आदमी को, इंसान को अपने आप से बात करनी होती है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आपको सेल्फ टॉक करनी होती है, अपने से बातचीत। हम टॉक करते हैं जनरली दूसरों से। गोलमैन कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी जो शुरुआत करता है इस इंटेलिजेंस की, कैसे करता है? वो एक हिस्सा अपने जीवन का, अपने समय का लगाता है किस पर? अपने आप से बातचीत करने में। मान लो मैं कार चलाते हुए निकला कोचिंग पढ़ाने के लिए और मैं उस समय उसने मैंने छोटा सा, जहां मुझे लगा कि रोड खाली रहती है, ट्रैफिक नहीं है, ज्यादा कंसंट्रेशन जरूरत नहीं है, मैंने कल की अपनी गतिविधियों को छोटा सा रिव्यू कर लिया। जैसे आप कुछ पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते हैं, अरे भी करके मैंने देखा कि कल मुझे वो इमोशन जो मैंने शो किया वहां नहीं करना चाहिए था, तो मैं इसको कॉन्शियस माइंड में ले आया आपने, क्यों गलती हुई। फिर मैंने देखा कि कल जो मैंने वो किया उससे कितना लाभकारी परिणाम आया, तो कहता हूँ यार ये वाला जो हुआ गलत हुआ, नहीं करूंगा आगे से। आज रिमाइंड किया, फिर 4 दिन बाद गलती होगी, फिर रिमाइंड करूंगा। 3-4 बार के बाद वो बात मेरे दिमाग में बैठने लगेगी कि नहीं करना है भाई, ये क्यों कर रहे हो गलती बार बार। ये मेथड है ना जिसको वो कहता है कि आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं कि आप बनाने लगे। सेल्फ टॉक का मतलब होता है इसमें इमोशनल टॉक, सॉरी टॉक अबाउट योर ओन इमोशन। अपने संवेगों, भावनाओं के बारे में और उनसे जिंदगी में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको एक बुद्धिमत्तापूर्ण एनालिसिस करनी होती है, एक विश्लेषण करना होता है। ठीक है, चलिए तो अब ये दूसरी बात होगी। मेरा पर्पस डांटने का वो नहीं भाई तुमको,
तनिष्क, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि मैं कितना भी लाइट उदाहरण देता हूं उसका मतलब सिर्फ यही होता है क्लास को एंगेज करना। और इमोशनल इंटेलिजेंस चूंकि है ही रिश्ते नातों के बारे में, है ही इमोशंस के बारे में, इसलिए ना इसमें ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ना। अब आप कयास लगाने लगे कि मेरी पत्नी ऐसी है, नहीं मेरी पत्नी होम मेकर नहीं भाई, हाउस वाइफ नहीं, तो तुम लोग इतना कयास क्यों लगाते हो, इतनी अपनी कल्पना के घोड़े क्यों दौड़ाते हो। ठीक है, मैंने एथिक्स का टीचर ले लिया, उससे क्या हुआ, उससे आपका अटेंशन जो है वो थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि हम सबकी एक स्वाभाविक रुचि होती है, अच्छा इस टीचर के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसकी निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं, हमारी निजी जिंदगी के बारे में जानने में बड़ी रुचि रहती है लोगों की। तो ठीक है, मैंने अपने आप को रख दिया, लेकिन ये समझना कि कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाते समय थोड़ा भी समझदार है तो अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करता। तो मेरी निजी जिंदगी कैसी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, वो मेरी जिंदगी, वो क्लास नहीं है। एक एग्जाम्पल बनाते समय मेरे पास एक एनोनिमस एग्जाम्पल हो सकता था कि एक आदमी है, उसकी पत्नी ऐसे है। दूसरा मैं एग्जाम्पल बना सकता हूँ कि एथिक्स का टीचर है, वो पढ़ाता है, जैसे मैंने 7 से 9 कहा तो उनको लगा कि ये तो पुख्ता इसी बैच की बात हो रही है। वो उस एग्जाम्पल को ज़्यादा ऐसा बनाने की कोशिश से आप अटेंटिव हो जाए और आपका सुनने में और मन लगे। तो दीज आर सिंपल टूल्स थ्रू व्हिच टीचर एंगेजेस स्टूडेंट्स। चलिए, आइए तीसरा पार्ट है, इसमें आपने देखा होगा इंपैथी। सर आप पे आने में खुद से बात करने को कहा था, मैं तो खुद से आने बात नहीं कर पा रही थी। अगर तुम ये कह रहे हो खुद से बात नहीं कर पा रही तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहता है कि से एनालिसिस कर पाते हैं, करोगे तब याद रहेगा। इसलिए अगर तुम ये समझना चाहो कि यूपीएससी क्रैक करने की क्या सबसे सिंपल ट्रिक है तो वह लिखना। जितने आंसर लिखोगे उतना 2 फायदा होगा, एक तो तुमको आंसर लिखने में दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारी डेवलप होगी। दूसरा, जिस खंड पर तुम सवाल लिखोगे उसकी डिफिकल्टी से परिचित होगे, उसकी कठिनाई से परिचित होगी, भाषा की कठिनाई, सवाल समझने की कठिनाई। और तीसरा, जिसको तुम लिख लोगे वो भूलोगे नहीं। तो लिखना याद करने का भी सबसे ज्यादा बढ़िया जरिया है, लिखना सवाल की मांग समझने का बढ़िया जरिया है, लिखना रिवीजन का भी जरिया है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर अगर आप ये करते हैं तो ये आपको याद रखने में मदद करता है। 2028 में एग्जाम देना है, कब से ऑप्शनल पढ़े, 26 से पढ़ लेना। ऑप्शनल कौन सा पढ़ोगे इस पर भी डिपेंड करेगा। बहुत बड़ा ऑप्शनल होगा तो 26 से शुरू कर लेना, छोटा होगा तो और बात में पढ़ सकती हो। तुम्हारे पास टाइम कितना है, क्योंकि 25 में तो तुम क्लास कर ही रही हो, इस क्लास के साथ ऑप्शनल पढ़ नहीं पाओगी, तो 26 से पहले तो कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे आपने एटीट्यूड पढ़ा, एटीट्यूड पढ़ने के बाद एटीट्यूड के सारे सवाल हल करिए, नहीं हल होंगे। जब नहीं हल होंगे तो क्या होगा, दिमाग में तनाव बनेगा कि हल नहीं कर पाए, फिर जब मैं हल करवाऊंगा देखना उसके आंसर, उससे जब तुम काम करोगे तुमको याद हो जाएगा। अगर क्लास में किसी दिन मैंने आके सवाल हल करवा दिया और तुमने सीधे उसको सुना तो तुमको याद नहीं रहेगा। तुमने पहले ट्राई किया, नहीं लिख पाए, फिर बताया, तब याद रहेगा। ठीक है, चलिए, इसमें कोई एसपीएम कॉलेज वाला तो नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेंस, उससे मेरा पर्सनल लेक्चर है, कोई है क्या एसपीएम वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी में? सोनाली, इसमें तो पीवाईक्यू किस टाइप से पूछा जाएगा, इसको गेस करने की जरूरत ही नहीं है। जो पेपर में आ चुका है 2013 से 2024 तक, एक बार पहले उसको देख लो, 7-8 सवाल आए हैं, उन सवालों को पहले हल करो। इस बात की है मुझे प्रवीण बिल्कुल पता नहीं होता। पीडब्ल्यू में ना मुझे किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बात का फर्क नहीं पड़ता, उससे लिखने की कोशिश करो। हाँ, तो मोहिनी एसपीएम में मुझे 9 तारीख को एक यूपीएससी की तैयारी पर बातचीत करने, समानुभूति इंपैथी। पहला था भावनाओं को समझना, दूसरा था भावनाओं का प्रबंधन करना। भावनाओं का प्रबंधन कैसे करते हैं इसके लिए गोलमैन ने भावनाओं के एनालिसिस, उस एनालिसिस के बाद उनके लाभ हानि की समझ और सेल्फ टॉक, ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, ऐसी कुछ टेक्निक्स बताई हैं जिस टेक्निक से आप इमोशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरा है समानुभूति। ठीक है, समानुभूति इंपैथी। एसपीएम मैंने पढ़ाया भी है। जब मैंने पढ़ाने की अपने कैरियर की शुरुआत की थी यूनिवर्सिटी में, आज से करीब 20 साल पहले, तो मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, ये लड़कियों का कॉलेज है, उसमें मैंने फिलॉसफी कुछ दिन पढ़ाया, फिलॉसफी, एथिक्स, लॉजिक। ठीक है, जेडीएमसी में तो मेरे बहुत सारे जूनियर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त जूनियर्स पढ़ाते हैं। समानुभूति पर थोड़ी बात सुनो। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इंपैथी की तरफ जाता है, हम लोग तीसरी बात ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, या इंपैथी कैसे इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो क्या होता है, जरा उसको समझिए और उसे समझेंगे हम कि इससे कैसे विकसित संवेदनशीलता, डेवलप्ड सेंसिबिलिटी बनती है, और डेवलप्ड सेंसिबिलिटी से हमारे अंदर इंपैथी पैदा होती है। तो जरा देखें कि जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं तो क्या होता क्या है।
जो पहले दो घटक हैं पहले उनकी तरफ जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन के परिणाम पहले समझते हैं। और इधर मैं लिख दे रहा हूं समानुभूति की बाधक दशाएं। हम सहायक भी लिख सकते थे, बाधक भी लिख सकते थे, बाधक मैंने लिखा है। इंपैथी की हर्डल्स, अगर ये दोनों जो पार्ट हमने पढ़ लिए, ये दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए, कौन से, आत्म जागरूकता का पार्ट पढ़ लिया और आत्म प्रबंधन का, आत्म नियंत्रण का पार्ट पढ़ लिया, इन दोनों पार्ट से मैं दिखा दूं कि जो समानुभूति के बाधक तत्व होते हैं दूर हो जाते हैं। तो हम कह देंगे इस रूप में इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंपैथी। जैसे जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आप में बढ़ेगा वैसे वैसे आप में इंपैथी बढ़ेगी। जो लोग इंपैथी नहीं जानते, एक बार बताया था इसको, फिर दोहरा देता हूं। इंपैथी का मतलब होता है दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह महसूस करना। यह सहानुभूति की तुलना में संवेदनशीलता का ज्यादा उच्च स्तर है। सहानुभूति में हम दूसरे की संवेदना को समझते हैं, समानुभूति में दूसरे की संवेदना, दूसरे की पीड़ा को महसूस करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, इधर देखना क्या परिणाम होता है आत्म जागरूकता का और आत्म प्रबंधन का। आत्म जागरूकता से आपने देखा क्या होता है। आत्म जागरूकता से हम नकारात्मक संवेगों से क्या हो जाते हैं, परिचित होते हैं। पहला परिणाम क्या होता है, नकारात्मक संवेगों से परिचित हो जाते हैं। हम ये समझने लगते हैं कौन कौन से संवेग ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाते हैं। और 3 पैरामीटर मैंने बताया है, संबंध, सफलता और खुशी। इनको नुकसान पहले पहुंचाने वाले संवेगों को नकारात्मक कहते हैं। कोई संबंध तोड़े तो नकारात्मक, खुशी कम करे तो नकारात्मक, सफलता की संभावना कम करे तो नकारात्मक। तो जैसे जैसे हम अपने इमोशंस को एनालाइज करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, क्या पता कर लेते हैं कौन सा इमोशन है जिसने आज तक मेरे संबंध तोड़वाए हैं, कौन सा इमोशन है जिसके होने से मेरी खुशी, मेरी सफलता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो एक तो आप संवेग पहचानने लगते हैं, दूसरा आप संवेगों की जीवन में भूमिका से परिचय होता है। हम समझ जाते हैं कि कौन सा संवेग हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। जैसे एक सिनेमा बनाने वाला डायरेक्टर अलग अलग कैरेक्टर के रोल को पहचान कर किसको रोल देना चाहिए समझता है, वैसे ही दूसरी बात हम समझ जाते हैं। तीसरा, जब हम ये करने लगते हैं तो धीरे धीरे अपने इमोशंस को पहचानते पहचानते हम दूसरे के इमोशंस की भी जागरूकता पैदा करने लगते हैं। जैसे किसी चीज में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आ गया कि हमारे इमोशन हमारे लाइफ में ये रोल प्ले करते हैं। जब आप किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं ना, जैसे अभी आपकी आदत क्या होती है, आप उसका लुक्स देखते हैं, दिखता कैसा, उसके बाल कैसे हैं, उसका रंग क्या है, उसकी आंखें कैसे हैं, आप ये सब देखते हैं। लेकिन जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होने लगते हैं तो आप किसी इंसान से मिलते हैं सबसे पहले उसकी इमोशनल पर्सनालिटी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी से आप तय करते हैं कि दोस्ती लंबी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये आदमी हमारे टाइप का है या नहीं, इससे मेरी इमोशनल कंपैटिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, इसी के साथ साथ दूसरे की भावनाओं की समझ भी होने लगती है। अभी पहले हम लोग इस वाले पार्ट को डेवलप कर रहे हैं, फिर उधर निकालेंगे समानुभूति की बाधक दशाएं, कौन सी चीज है जो दूसरे की पीड़ा समझने से हमको रोकती है, और दिखा देंगे कि इधर जितना डेवलप किया हमने ये सब उन बाधाओं को हटा देता है, और हटा देगा तो क्या बन जाएगी समानुभूति। तो आपको अगर ये रहस्यात्मक बात लग रही हुई क्या कर रहे हैं ये समानुभूति में, तो पहले समानुभूति के जो 2 घटक हैं, आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन, इनसे हम कुछ सिंपल इनसे क्या कर रहे हैं, इनसे कुछ सिंपल कॉन्सिक्वेंसेस निकाल रहे हैं। क्या आत्म जागरूकता में आदमी अपने आप को जानने लगता है, अपने नकारात्मक संवेगों से परिचित होता है, उनके जीवन में भूमिका समझ लेता है, और इसी से वो धीरे धीरे दूसरों के जीवन में भी इमोशंस के रोल को समझने की तरफ जाता है और दूसरे के इमोशंस को समझने लगता है। तो आप जैसे आप इमोशनली इंटेलिजेंट हुए, आप अपने और दूसरे, नटसेल में कहे तो क्या कहेंगे, अपने और दूसरे दोनों के इमोशंस को समझने लगते हैं। पहली बात समझ में आई। अब दूसरी पर आओ, दूसरा क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा। जब आप दूसरे के इमोशंस को समझने लगते हैं तो सब सहानुभूति तो आप में बन गई, क्योंकि दूसरे के इमोशंस को समझना, इमोशंस के लेवल पर दूसरे से तक पहुंच जाना। पढ़ाया था जब आपको सहानुभूति, समानुभूति और करुणा, तो उसमें दिखाया था कि सहानुभूति होती है जहां हम दूसरे के इमोशन, दूसरे की पीड़ा की समझ बना लेते हैं, समानुभूति होती है जहां हम उसको महसूस करने लगते हैं। तो सहानुभूति तक तो यहीं पहुंच गया जहां आप दूसरे में रुचि लेने लगे और दूसरे के इमोशंस की समझ बनाने लगे, सहानुभूति ने थियोरेटिकल बात तक पहुंच गए। अब जरा आगे चलिए, दूसरा क्या होगा। दूसरा आपने पढ़ा कि इसका घटक है आत्म जागरूकता के बाद आत्मनियंत्रण का। आत्मनियंत्रण में क्या करते हैं, आत्मनियंत्रण में आप समझते हैं कि हमारा नेगेटिव इमोशन कौन है। अच्छा, नेगेटिव इमोशन कौन है, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपने देखा था नकारात्मक संवेगों का प्रबंधन। थोड़ा समय देना इसको डेवलप करने में, समझाने में, थोड़ा इस आर्गुमेंट को कॉन्स्ट्रक्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है। नकारात्मक संवेगों का प्रबंधन, नकारात्मक संवेग कौन है, नकारात्मक संवेग हैं जो दूसरे के साथ हमारे संबंध को प्रभावित करते हैं। कौन संवेग, जो दूसरे के साथ हमारे संबंधों को
ठीक है, 3 तरह की बात कही थी, हमारी खुशी को रोकते हैं, सफलता की संभावना कम करते हैं, लेकिन अभी मैंने ये वाली बात लिखी जो दूसरे के साथ हमारे संबंधों को कमजोर करते हैं। ये क्या है? ये है नकारात्मक संवेग। आप आत्मप्रबंधन क्या करते हैं? इन्हीं संवेगों को नियंत्रित करने लगते हैं। तो जब आप इन संवेगों को नियंत्रित करते हैं, इन्हीं नकारात्मक संवेगों का क्या करते हैं? इनका नियंत्रण, इनका नियमन, रेगुलेशन। तो कौन कौन से संवेग हैं जो हमारे दूसरों के साथ संबंध को प्रभावित करते हैं? आप पाएंगे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्वार्थ की भावना है। तो क्या करना पड़ेगा? इन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपके निगेटिव इमोशंस क्या हो गए? कंट्रोल होने लगे, उनकी मात्रा कम होने लगेगी। और दूसरा आपने देखा था कि सकारात्मक संवेग भी कुछ होते हैं, इन्हीं का नियंत्रण और इन्हीं का नियमन। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ हमारे कुछ सकारात्मक संवेग है, प्रेम जैसे संवेग है, हर्ष जैसे संवेग है, केयर जैसा कोई संवेग हो। इनको क्या करते हैं आप? इनको करते हैं इनका सुदृढ़ीकरण। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि एक आदमी इनसे जब अपने स्वार्थ को नियंत्रित करता है, क्रोध को नियंत्रित करता है, घृणा को नियंत्रित करता है, तो इनके कारण, इस नियमन के कारण इसमें पैदा होती है संवेदनशीलता। क्योंकि यही एक घटक हैं जो इंसान को संवेदनशील होने से रोकते हैं। अगर आपके अंदर क्रोध ज्यादा है तो आप संवेदनशील नहीं हो पाएंगे, घृणा ज्यादा संवेदनशील नहीं हो पाएंगे, ईर्ष्या ज्यादा संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। आपने जैसे इनको नियंत्रित कर लिया, आपके सेंसिबिलिटी की डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। और दूसरा, आप जब प्रेम जैसे संवेग को मजबूत करते हैं तो क्या है, किस तरह का संवेग है? स्वार्थ वाला कि परार्थ वाला? इससे परार्थ भाव मजबूत होता है। इसी परार्थ को, संवेदनशीलता को जोड़ दीजिए, सेंसिबिलिटी को, और दूसरे के प्रति परार्थ भाव, दूसरे के बारे में सोचना, इसको जोड़ दीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे से प्रेम करता है, प्रेम जैसे संवेग को जिसने मजबूत कर लिया है और जिसने अपनी ईर्ष्या, घृणा, क्रोध जैसे संवेग को नियंत्रित कर लिया है, ऐसे व्यक्ति में, जो पहले चरण में समझ चुका कि कौन से संवेग नकारात्मक है, कौन से संवेग सकारात्मक है, नकारात्मक संवेगों को कंट्रोल करने की पूरी योजना उसके दिमाग में है, दूसरे के इमोशंस की भी समझ उसके दिमाग में, वहां समझ बन चुकी। और यहां से समझ बनने के बाद आपकी चेतना में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। हमारी चेतना की क्वालिटी कैसे बदलती है? अगर उसमें नकारात्मक संवेगों को रोक लें, सकारात्मक संवेगों को मजबूत कर दें, तो जैसे आपने सुखवाद में पढ़ा था, चेतना का क्या होगा? परिष्करण, कॉन्शियसनेस का रिफाइनमेंट। इससे अगर आप जाएंगे तो क्या हुआ? 3 बातें हुई, 3 चीजें हुई। इधर दूसरों की भावनाओं की समझ जो पहले वाले घटक से देखना निकाला था, प्लस क्रोध, घृणा जैसे तत्वों पर नियंत्रण, जिनसे संवेदनशीलता का विकास, और प्लस क्या? प्रेम और इससे परार्थ भाव। दूसरे की चिंता करना, दूसरे के बारे में सोचना, साथ में संवेदनशील होना, और साथ में अपने तमाम घृणा जैसे, क्रोध जैसे तत्वों को नियंत्रित कर लेना। इससे कहता है गोलमैन कि हमारे अंदर क्या हो जाएगा? इससे हमारे अंदर दूसरों की पीड़ा की अनुभूति की क्षमता पैदा होती है। तो समानुभूति वो दशा है जो तभी पैदा होगी जब आपके अंदर परार्थ भाव आ गया है। आप दूसरों की चिंता करते हैं, फिर दूसरों की चिंता करने के साथ दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं, और तीसरा, दूसरे की भावनाओं को समझने के साथ साथ आप संवेदनशील हो गए हैं। उस संवेदनशीलता से आप दूसरे की पीड़ा को महसूस करते हैं। तो दूसरे तक जाना परार्थ भाव, उससे प्रेम होना, संवेदनशील होना, और दूसरे की भावनाओं को समझना, अगर 3 बातों को जोड़ दिया जाए तो इससे बनता है दूसरों की पीड़ा की समझ। इसका जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था उस दिन पढ़ाते हुए, एक मां वाला। मां में क्या खास बात होती है? मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, एग्जांपल दिया था मां वाला। मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, इसलिए वो अपने बच्चे के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ने के लिए तैयार होती है। उसमें क्या आ जाता है? परार्थ। मां अपने बच्चे के संदर्भ में घृणा, क्रोध जैसे तत्वों से युक्त नहीं होती। बच्चे के संदर्भ में क्या होता है? इन तत्वों पर मां नियंत्रण कर लेती है। दूसरे के संदर्भ में भले वो लड़ ले, अपने बच्चे के संदर्भ में इन पर क्या है? नियंत्रण कर लेती है। इसलिए बच्चे के संदर्भ में क्या होती है? संवेदनशीलता। और बच्चे के भावनाओं की क्या होती है? उसको समझ। तो बच्चे की भावनाओं की समझ, बच्चे के संदर्भ में क्रोध, घृणा जैसे तत्व मां में नहीं होते, और बच्चे के संदर्भ में प्रेम होने से उसके अंदर बच्चे के प्रति परार्थ भाव होता है। इससे एक मां अपने बच्चे की पीड़ा को अपनी पीड़ा जैसे महसूस करती है। तो इसको तुम अगर कॉन्क्रीट बनाना चाहोगे तो क्या कह दोगे? बच्चे एवं मां के संबंध में यह सारे तत्व दिखते हैं। इसीलिए एक मां को
बच्चे की पीड़ा की अपनी पीड़ा जैसी क्या होती है, अनुभूति होती है। तो जैसे जैसे आप में प्रेम जैसे तत्व की मात्रा बढ़ेगी, जिसके प्रति आप में प्रेम बढ़ेगा, उसकी पीड़ा महसूस करने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। और प्रेम एक सकारात्मक संवेग है जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला आदमी डेवलप करता है। फिर जैसे जैसे नकारात्मक तत्व कमजोर होंगे आप, वैसे संवेदनशीलता आपकी बढ़ेगी। संवेदनशीलता बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, और इधर आपने दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू कर लिया। इन तीनों से दूसरे की पीड़ा को समझने में आप और महसूस करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। इससे बनती है समानुभूति। अब इसको नकारात्मक तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि देखिए समानुभूति में बाधक तत्व क्या है। बाधक तत्व है असंवेदनशीलता। एक असंवेदनशील आदमी दूसरे की पीड़ा नहीं समझता है। दूसरा क्या कहते हैं, मनुष्य के नकारात्मक संवेग। एक वो आदमी भी जो नकारात्मक संवेगों से भरा हुआ, वही दूसरे की पीड़ा नहीं समझता। जब मैं घृणा करता हूं किसी जाति से, किसी समुदाय से, एक धर्म का सदस्य दूसरे धर्म से घृणा करता हूं, तो दूसरे धर्म से घृणा करने पर उसकी पीड़ा समझ में नहीं आती। अगर मैं भारतीय पाकिस्तानियों से घृणा करूंगा तो पाकिस्तान में आपदा आ जाएगा, बाढ़ आ जाए, तो भारतीय खुश हो जाएंगे, पीड़ा नहीं महसूस होगी पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति उनकी घृणा है। तो घृणा जितनी बढ़ती है, हेट जितना बढ़ता है, उतनी आपके अंदर पीड़ा समझने की क्षमता घट जाती है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में तो आप नकारात्मक संवेग, घृणा, क्रोध को नियंत्रित करते हैं। तो मनुष्य के नकारात्मक संवेग ये क्या है, ये भी समानुभूति बाधक हैं, जैसे क्रोध, घृणा इत्यादि। तीसरा, अत्यधिक स्वार्थवादी चेतना। केवल हमारी दुनिया हमारे तक है बस। स्वार्थवादी चेतना होगी तो समानुभूति नहीं होगी, क्योंकि तुम केवल अपने अलावा किसी के बारे में जानने समझने में इंटरेस्टेड नहीं, ना जानते समझते हो, तुम अपनी दुनिया में ही लीन हो। तुम्हारे अंदर घृणा, क्रोध है तो तुम दूसरे की पीड़ा नहीं समझ पाओगे, और तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है तो तुम दूसरे की पीड़ा नहीं समझ पाओगे। ये तीन बाधाएं हैं किसमें, समानुभूति में। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि ईआई में आत्म जागरूकता एवं आत्म प्रबंधन इन बाधाओं को क्या करते हैं, इन बाधाओं को दूर करते हैं। तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते थे। एक, हम ये समझने की कोशिश करते कि आखिर कोई आदमी जिसमें एम्पैथी नहीं है उसमें क्या गड़बड़ है, तो पाते कि वो आदमी सेल्फ सेंट्रिक है, दूसरे की पीड़ा समझने के लिए दूसरे तक जाना होगा, लेकिन वो आदमी स्वार्थी इतना है कि दूसरे तक जाता ही नहीं है, अपने में ही, अपने हितों में ही उलझा हुआ है। जैसे घूसखोर अधिकारी, जब उसके सामने कोई दलित आता है, जब वंचित आता है, गरीब आता है, तो उसको कुछ नहीं महसूस होता, क्योंकि घूस ले लेके इतना स्वार्थी हो गया है कि उसके स्वार्थ के कारण अब उसमें दूसरे की पीड़ा की महसूस की अनुभूति होती ही नहीं है। उल्टा उस पीड़ित आदमी का भी हक मार देता है, भ्रष्टाचारी होने पर, स्वार्थी होने पर। तो स्वार्थ ज्यादा होगा तो समानुभूति नहीं होगी। ठीक है, से क्रोध, घृणा ज्यादा होगी तो समानुभूति नहीं होगी, दूसरे की पीड़ा महसूस नहीं कर पाओगे। और तीसरा, तुम्हारी संवेदनशीलता का विकास नहीं हुआ है, तब दूसरे की पीड़ा महसूस नहीं कर पाओगे। इमोशनल इंटेलिजेंस में तुमने क्या देखा, इमोशनल इंटेलिजेंस में तुमने देखा कि नकारात्मक संवेग मनुष्य अपने कंट्रोल करता है। जब कंट्रोल करता तो ये बाधा हट गई। तुमने देखा जब अपनी भावनाओं को जानते तो भावना को जानते जानते दूसरे की भावनाओं को जानने लगते हैं, और दूसरे की भावनाओं को जानने पर दूसरे की भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हमारे अंदर प्रेम जैसे तत्व का विकास होता है, संवेदनशीलता हमारी बढ़ जाती है, और इसी प्रेम और संवेदनशीलता से अपने स्वार्थ को भी नियंत्रित कर पाते हैं। इसलिए तीन जो बाधाएं हैं वो तीनों बाधाएं दूर होती हैं। इससे हमारे अंदर ईआई क्या करती है, ईआई हमारे अंदर संवेदनशीलता का, समानुभूति का विकास करती है। ठीक है, तो गोलमैन कहता है कि वो व्यक्ति जो इमोशंस के सारे कैलकुलस को समझने लगता है, वो लाइफ में इमोशंस के रोल को समझ लेता है, नकारात्मक इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करता है, सकारात्मक इमोशंस को डेवलप करता है। उसी नकारात्मक इमोशंस को कंट्रोल करने में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, इस तरह के इमोशंस जो हमारी संवेदनशीलता में बाधक हैं, वो रुकने शुरू हो जाते हैं, कम होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस मजबूत होने लगते हैं, हम दूसरे के संवेगों, भावनाओं को भी समझने लगते हैं, और इस कारण से हमारे भीतर संवेदनशीलता का विकास होता है। चौथा तत्व है प्रेरणा, स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। हालांकि इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी ना सिर्फ अपने आप को मोटिवेट कर लेता है बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट कर लेता है, लेकिन पहले हम लोग स्वप्रेरणा पर बात करेंगे। तो अगर समानुभूति आपको कम समझ में आया तो उसको सिंपल ऐसे आइडिया समझिए जो मैंने बाद में बाधक तत्व बताए कि समानुभूति का मतलब होता है दूसरे की पीड़ा की अनुभूति करना। और एक सिंपल सी बात समझना कि दूसरे की पीड़ा की अनुभूति हमको तब नहीं होगी जब हम बहुत स्वार्थी होंगे। एग्जाम्पल में समझ लेना, भ्रष्टाचार वाला एग्जाम्पल। जब सिविल सेवक, जज, पुलिस वाले बहुत स्वार्थी हो जाते हैं तो पुलिस थाने में जो गरीब आदमी अपने अधिकार की रक्षा की गुहार लगाता आता है, पुलिस वाला उसकी मदद नहीं करता, उसके बदले जो पैसा दे दिया उसकी सुनवाई कर लेता है। इसका जितना हमारा स्वार्थ बढ़ता है उतने हमारे लिए इंसान वस्तु हो जाते हैं, हम उनकी पीड़ा नहीं समझ पाते। दूसरा, जैसे दिखाया तुमको सांप्रदायिकता में, जातिवाद में जब हम अंधे हो जाते हैं, घृणा में, ईर्ष्या में, इस जाति से घृणा हो गई, इस जाति से, इस धर्म से घृणा हो गई, तो दंगा करने पर आदमी क्या करता है, दंगे में दूसरे धर्म की महिलाओं, बच्चों को मार देता है। दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म, दूसरे जाति का आदमी उसको इंसान लगता ही नहीं, वो गाजर मूल्य लगने लगता है, उसको मारने पर सुख मिल रहा है। तो क्रोध और घृणा, ईर्ष्या, ये हमारी संवेदनशीलता को खत्म कर देते हैं। इसमें इंसान इंसान को मार रहा है, उसके दूसरा इंसान इंसान नहीं रह जाता, एक पहचान बन जाता है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, यहूदी है, ये फिलिस्तीनी है। आपकी पहचान से इतनी घृणा हमको हो गई, जैसे हिटलर ने नाजीवाद से पैदा की यहूदियों के लिए, जैसे आजकल इजराइल फिलिस्तीनियों के लिए।
पहचान से घृणा होने पर हमारी समानुभूति संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। तो घृणा, ईर्ष्या जैसे तत्व हमारी संवेदनशीलता कम करते हैं। और दूसरा, जब हम अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो दूसरे क्या समझेंगे। इसलिए हमको जब अपनी भावनाएं समझ में आती है, भावनाओं का महत्व समझ में आता है, तो हम दोस्ती करते समय, संबंध बनाते समय दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में जानना शुरू करते हैं कि उसकी भावना कैसी, वो किस तरह का भावनात्मक आदमी। इससे हमारे अंदर दूसरों की भावनाओं की समझ बनती है। तो दूसरे की भावनाओं की समझ बन गई, भावनात्मक प्रबंधन से घृणा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे संवेगों को हमने नियंत्रित कर लिया और सकारात्मक संवेग, प्रेम जैसे संवेग को मजबूत कर लिया, तो इससे वो सारे जितने तत्व हैं जो समानुभूति को रोकते हैं वो सब दूर हो गए। इससे समानुभूति ईआई के द्वारा आती है। इसीलिए जो आज के समय स्वार्थी हैं अरुण ठाकुर, वही लोग तो इमोशनल इंटेलिजेंट भी नहीं। हमारी दुनिया में इसीलिए स्वार्थ बढ़ा है तो इमोशनल इंटेलिजेंस घट गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस बनता ही समानता से है। आप दूसरे को अपने बराबर नहीं मानोगे तो आप उसके पीड़ा उड़ा के बारे में नहीं सोच पाओगे। पहले उसको इंसान तो मानना पड़ेगा। जैसे जैसे दुनिया में स्वार्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस घट रहा है। इसलिए तो हमारी दुनिया में हिंसा की मात्रा बढ़ रही है, घृणा बढ़ रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, समुदायों के बीच दंगे हो रहे हैं, जातिवाद के कारण लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। ठीक है, अब आइए प्रेरणा पे आइए। यहां भी जैसे वहां हमने क्या किया था, समानुभूति में बाधक तत्व निकाले थे और दिखा दिया था कि ईआई का पहला 2 घटक उन बाधक तत्वों को क्या कर देता है, दूर कर देता है। इसमें प्रेरणा के सहायक तत्व निकालेंगे और दिखाएंगे ईआई के घटक प्रेरणा के सहायक तत्वों को मजबूत करते हैं, इसलिए हमारी प्रेरणा बढ़ जाती है। तो ईआई अपने आप को मोटिवेट करने के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये पढ़ लेंगे तो हम कहेंगे कि ईआई वो संकल्पना है, वो क्षमता है जिसमें व्यक्ति भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगता है, भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, रेगुलेट करना सीख जाता है, उसके भीतर संवेदनशीलता का विकास हो जाता है, समानुभूति बन जाती है और कह देंगे कि वो अपने आप को मोटिवेट करने की क्षमता बना लेता है। ठीक है, चलिए प्रेरणा पर आइए। निर्मा जमेरिया, एथिक्स की क्लास कब तक चलेगी? आप बताइए कब तक चलाऊं? 5 दिन में खत्म कर दूं? 2 दिन में छठा, 2 दिन में 7वां टॉपिक यूनिट खत्म, 1-2 दिन की स्टडी करवा दूं, खत्म कर दूं? अच्छा, कब तक चलेगी आज के लिए पूछ रहे हो क्या? कब तक पूछ रहे हैं, कितने समय तक नहीं? कब का मतलब शायद इनका है कितने दिन। हाँ वही मैंने सही समझा था, कितने डेज। बहुत बढ़िया एग्जाम बढ़िया गया। कौशल को इंग्लिश में स्किल कहते हैं, स्किल। नहीं अच्छा पढ़ाता हूँ नहीं पूछा मैंने पूछा निर्मा कह रही है कि कब तक चलेगी, इसका मतलब जानना चाहती हैं कि कितना दिन चलाओगे सर्वर। तो वो सुना है ना कि चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। तो तुम भी चाहते हो खत्म हो, मैं भी चाहता हूँ खत्म हो। तो जब दोनों चाहते हैं खत्म हो तो ऐसा रिश्ता उसमें तलाक दे देना, तलाक 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 बोलूंगा एक दिन खत्म हो जाएगा। पापा कुमार से तलाक, मोहम्मद नाविद से तलाक, तो बस हो गया फिर तो तलाकुल बिद्दत। चलिए प्रेरणा पर बताइए। अच्छा 7th में तक तो उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया है। ठीक है 3 तलाक नहीं हुआ 2 दे दूंगा, उसमें क्या है, तलाक तलाक बस। चलो जल्दी बताओ प्रेरणा के सहायक घटक क्या हो सकते हैं? कोई आदमी प्रेरित कब होता है? सॉरी, अगर ये बता दोगे तो मैं दिखा दूंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे प्रेरणा बढ़ा देगा। बढ़ा देगा तो इसका चौथा कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। एसपीएम में आने की टाइमिंग मोहिनी कमाल कल पता चलेगी, कल पूछना, कल बता दूंगा। वैसे मेरा ख्याल है 11 बजे की हुई शायद। नावेद 2 कर दिया भाई, कानूनन कर दिया, सुधार लिया उसको, 2 कर दिया, 3 नहीं। जल्दी बताओ। अच्छा ये ऐसी चेतना जो हमें लंबे टाइम तक एक ही वर्क करने के लिए प्रेरित करे। नहीं ये तो प्रेरणा का तो मतलब बता रहे हो कि आप थके नहीं मानसिक रूप से, ये प्रेरणा का मतलब हो सकता है। मोटिवेशन तो उसका अंग्रेजी का शब्द है प्रेरणा का। कौशलेंद्र मैंने ये नहीं पूछा है कि प्रेरणा
बनेगी कैसे? मैंने पूछा है कौन कौन सी दशाएं हो तो आदमी प्रेरित होता है। देखो, एक प्रेरणा का तत्व है सफलता, सफलता, सक्सेस। आप यूपीएससी की तैयारी करें ना, अगर मान लीजिए आपका प्री निकल जाए, जैसे आपके कोई साथी जिन्होंने कहा प्री दे रहे हैं, उनका प्री मान लीजिए निकल जाए, सकारात्मक परिणाम आ जाए, तो उनकी आयु देने की प्रेरणा बढ़ जाएगी। आप 3 प्री दें और 3 में फेल हो जाएं, आपकी प्रेरणा घट जाएगी। जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे जिंदगी में आते हैं उतने हमारी प्रेरणा बढ़ जाती है। हाँ, वो रील देखने वाली प्रेरणा की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्रेरणा रात में आती सुबह चली जाती है, तो उस प्रेरणा की बात नहीं, वो प्रेरणा जो थोड़ा टिकाऊ है, टिकती है। तो पहला है सफलता, सकारात्मक परिणाम। ये जितना हमारी जिंदगी में आते हैं उतना हमारी प्रेरणा बढ़ती है। तीसरा, मतलब दूसरा, परिणाम और सफलता एक ही तरह की बात है। और प्रेरणा किससे बढ़ती है? प्रेरणा हमारी बढ़ती खुशी से। सफलता तो बहुत बाद में मिलेगी, जैसे आप 2 साल के बाद यूपीएससी क्रैक करेंगे तो सफलता हुई, तो 2 साल प्रेरणा कैसे बनाएंगे? तो फिर परिणाम तो 2 साल बाद आएगा, तो 2 साल के बाद प्रेरणा जब निकल जाएगा उसके बाद जो प्रेरणा आएगी वो तो सफलता से आ गई। चलिए, अभी कैसे आएगी? अभी कैसे आएगी? अभी आएगी खुशी से, आनंद। ये काम करने में अगर आपको मजा आने लगे, यूपीएससी पढ़ने में मजा आने लगे, और कहां सीख पाएंगे ये सब बात? दुनिया जहान की बात, भले आईएएस बने ना बने, जिंदगी में सीख कुछ रहे नहीं आप। आईआर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एथिक्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक, क्या क्या नहीं सीख रहे हैं। और अगर आप इस लर्निंग की प्रक्रिया को एंजॉय करने लग जाएं, देखो पढ़ना बोझिल नहीं होता, जब हम पढ़ने को काम की तरह लेते हैं तब बोझिल होता है। जैसे हमारे बचपन में तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, आपके बचपन में शायद कार्टून वार्टून आगे होंगे, हमारे बचपन में टीवी नहीं होता था। हमारे बचपन में आते थे कॉमिक्स, कहानियों की किताबें, मोटू पतलू की लोटपोट, परियों की कहानी की नंदन, जंगल की कहानियों के लिए चंपक, थोड़ी सी वयस्क बच्चों जैसे मामलों में सुमन सौरभ, चाचा चौधरी डायमंड कॉमिक्स, नागराज राज कॉमिक्स, बिल्लू पिंकी, ऐसे दर्जनों कैरेक्टर्स होते थे और हम छुप छुप के कॉमिक्स पढ़ते थे। एक एक दिन में 5-5, 10-10 कॉमिक्स निपटा देते थे। नागराज की कॉमिक्स, चाचा चौधरी की कॉमिक्स, बिल्लू पिंकी की कॉमिक्स, तेनालीराम की कहानी, गुड़िया नाम की एक मैगजीन आती थी उड़ीसा से, हिंदी में अनुवाद होता था। कभी थकते थे क्या? कभी नहीं थकते थे, क्योंकि उस कहानी को पढ़ने में क्या आता था? मजा। आप इस कुछ लोग जो गांव से आए होंगे, जब इतना टीवी और सिनेमा कॉमन बात नहीं थी, तो कई बार एक वीसीआर, वीसीपी, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर होता था, गांव में लगता था, पूरी रात 3 सिनेमा चलता था। एक डाकू वाला, एक पतिव्रता पत्नी वाला, एक ईमानदार इंस्पेक्टर वाला, 3 सिनेमा। सुबह शाम 7 बजे से 6 बजे सिनेमा शुरू हुआ, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा। लोग बैठ के देखते थे। थकते थे क्या? नहीं। इसका हमारा दिमाग तब थकता जब किसी प्रोसेस को एंजॉय करना बंद कर देते। बचपन में क्रिकेट खेला होगा कि दोनों काम नहीं किया तो किया ही होगा। क्रिकेट खेला होगा, गिल्ली डंडा खेला होगा, कंचा खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, और जब ये खेला होगा 4-4, 5-5 घंटे क्रिकेट खेलते थक जाते थे क्या? नहीं, थकते नहीं थे। सब थकान हमको तब लगती जब हम किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, खुशी नहीं मिलती, हम उस काम को एंजॉय नहीं करते। खुशी मिलने लगे तो हमारी उस काम को करने की प्रेरणा बढ़ जाती है। ठीक है, तो 3 बातें बड़ी अभी तक हमने निकाली कि अगर सकारात्मक परिणाम आता रहे, खुशी मिलती रहे, सफलता मिल जाए तो आदमी प्रेरणा बढ़ जाती है। और एक क्या है? एक हमारी प्रेरणा बनती है रिश्तों से, संबंधों की प्रगाढ़ता से। संबंधों की प्रगाढ़ता से, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहां जो आपका बॉस है बड़ा केयरिंग है, ध्यान रखता है आपका, आपको शाबाशी देता है, अच्छा काम करने पर अपनी भावना का इजहार करता है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने यार, क्रेडिट देता है। इस कारण मेरे साथ उसके संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं, मजा आता है उसके साथ काम करने में, तुम्हारी प्रेरणा बढ़ जाती है। हम जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह पर उन लोगों के साथ काम करना कैसा लगता है हमको? अगर हमको उनके साथ काम करना अच्छा लगता है तो हम प्रेरित होंगे। और जिस जगह हम जाते हैं वहां जाते ही नेगेटिव वाइब्स आती हैं, वो लड़की मुझे देखते अजीब सा मुंह बनाती है, मुझे पसंद नहीं करती है, बिचिंग करती रहती है, वो लड़का मेरे खिलाफ लगा रहता है। तो जब ऐसे माहौल में आप काम करते हैं जहां आपके पीठ पीछे आपकी सब लोग बिचिंग कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, आपकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार हैं, आप ठीक महसूस नहीं करते। वर्क कल्चर टॉक्सिक है, वर्क कल्चर टॉक्सिक है। तो फिर आपकी प्रेरणा घट जाती है। तो प्रेरणा बढ़ती है, प्रेरणा बनती है संबंधों की प्रगाढ़ता से। प्रेरणा किससे बनती है? प्रेरणा बनती है कार्य स्थल के वातावरण से। इससे प्रेरणा बढ़ती है। ये प्रेरणा के कुछ घटक हैं। आप जहां काम करते हैं वहां का माहौल कैसा है, जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ संबंध कैसे हैं, जो काम करते हैं उस काम में आपको खुशी कितनी मिलती है, जो काम कर रहे हैं आप उसमें सफल कितने हो रहे हैं,
These are some of the factors which determine how motivated you will feel. अब जरा देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस ये सब करता है। इन सभी घटकों को मजबूत करता है। सभी घटकों को मजबूत करता है। जैसे आप ईआई से जब काम करेंगे ना, तो क्या काम होगा? ईआई से जब काम करेंगे तो आपको पहले दिन क्लास में क्या बताया था? वही काम करते हैं जो आपके भावनात्मक पर्सनालिटी के साथ संगत होता है। दो चीजें बताई थी। अगर मुझे पता चल गया कि मेरी पर्सनालिटी आईएएस के लिए सुटेबल नहीं है, तो मैं आईएएस बनने के लिए जाऊंगी नहीं, मैं दूसरा कैरियर चुनूंगी। इसलिए जिस कैरियर में जाऊंगा उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या बताया था? मान ली मैं आईएएस ही बनना चाहती हूँ, अब मैंने पाया कि मेरी पर्सनालिटी उसके सुटेबल नहीं है, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना शुरू कर देती हूँ। इसलिए ईआई क्या करता है? ईआई आपकी सफलता की संभावना बढ़ा देता है दोनों तरीके से। सही कैरियर आप चुनते हैं जो आपकी पर्सनालिटी के साथ कंसिस्टेंट है, और दूसरा जो कैरियर आप चुनते हैं अगर उसमें आपकी पर्सनालिटी में कहीं इनकंसिस्टेंसी है, तो आप पर्सनालिटी में वो जो रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं वो ले आते हैं। इन दोनों ही तरीकों से आप इस समस्या का क्या कर लेते हैं? समाधान, जिससे सफलता की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। तो आपको बताया था, जैसे सफलता भावनात्मक जागरूकता होने पर, संवेगों के अनुकूल कार्य का चयन, संवेगों के अनुकूल कार्य का चयन। जब संवेगों के अनुकूल काम चलोगे तो उस काम में तुम्हारे सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी तरह के तुम्हारे संवेग हैं। दूसरा, किसी कार्य के साथ संवेगों के टकराव की दशा में ऐसे संवेगों की पहचान करके उनका प्रबंधन, ये दोनों काम क्या कर देंगे? आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देंगे। इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा क्या देखा? दूसरा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे टॉक्सिक संवेगों को क्या करती है? नियंत्रित करके सकारात्मक संवेगों को मजबूत करके हमारी सामाजिक तथा रिश्तों में स्वीकार्यता को बढ़ा देती है। सफलता तो मिल ही रही है, साथ में लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपने नकारात्मक संवेगों को पहचान कर नियंत्रित कर लिया है। इस वजह से आपकी जिंदगी में क्या होती है? इससे मानसिक खुशी बढ़ जाती है। और मानसिक खुशी कैसे बढ़ती है? चेतना का परिष्करण होने से। आपने सुखवाद में पढ़ा है, मानसिक खुशी बढ़ जाती है। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा, वो कला, संगीत, साहित्य वगैरह से भी आनंद ले पाएगा, क्योंकि ये सब संवेदनाओं से जुड़े आनंद हैं। एक आदमी जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित हुआ, उसमें संवेदनशीलता का विकास होगा, चेतना का परिष्करण होगा, तो उसकी मानसिक खुशी की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा, तीसरा, दूसरों की भावनाओं की समझ से, समानुभूति से संबंध क्या होते हैं? प्रगाढ़ होते हैं। तो जितने प्रेरणा के घटक चाहिए थे क्या हुए? सफलता का चांस बढ़ रहा है, मानसिक खुशी बढ़ रही है, संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो आप जीवन में ज्यादा प्रेरित रहेंगे। आप अवसाद का शिकार नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जिनके रिश्ते नाते टूटते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, जो कैरियर में असफल होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाते वो डिप्रेशन में जाते हैं, जिनकी जिंदगी में मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, मानसिक खुशी नहीं है, तनाव ज्यादा है, वो डिप्रेशन में जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सबको कंट्रोल कर रहा है। इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होगा? आपके चौथे घटक स्व प्रेरणा में वृद्धि हो जाएगी। और यही नहीं, जब अपने आप को प्रेरित करना जानते हैं तो इसी तरीके से आप दूसरों को प्रेरित कर लेंगे। कल इस पर मैं एक उदाहरण आपको समझा दूंगा, दूसरों को प्रेरित कैसे करते हैं, और हम कल इसके अनुप्रयोग पर थोड़ी बात करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के घटक को, जो 4 घटक थे, उनको आज कंप्लीट किया। एक घटक है जानना अपने आप को, दूसरा बात है जानने के बाद मैनेजमेंट करना पूरी अपनी पर्सनालिटी का, इमोशनल पर्सनालिटी का। तीसरा घटक था उसी इमोशनल पर्सनालिटी के मैनेजमेंट और जानने से आप संवेदनशीलता का विकास करते हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस को रोकने से, दूसरों के प्रति परार्थ भाव विकसित करने से आप में समानुभूति आती है, और चौथा, आपकी जिंदगी में से सफलता, संबंधों की प्रगाढ़ता, खुशी की मात्रा बढ़ती है, इसलिए प्रेरणा बढ़ जाती है। ये 4 बातें हमने आज सीखी हैं। कल इससे आगे की पढ़ाई करेंगे, बातचीत करेंगे।